हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी कि जो सोइल होती है, जो पौधे होते हैं, जो पानी यानी वाटर होता है, इनके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के अंत तक जरूर जुड़े, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जो सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये हम सबसे पहले समझते हैं। तो जो मृदा, पौधा और जल के बीच जो संबंध कृषि उत्पादन का आधार है, यानी कि जब हम कोई भी जो कृषि में जो उत्पादन होता है, उसमें क्या-क्या यूज़ होता है, उसमें पानी यूज़ होता है, उसमें पौधे होते हैं, उसमें जो मृदा होती है वो होती है। तो इनके बीच संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी ये आधार बनेगा, तभी आपको उत्पादन मिलेगा। ये समझना आवश्यक है कि पानी कैसे मृदा में उपलब्ध होता है और पौधे उसे कैसे उपयोग करते हैं। यानी कि जो पानी मृदा में है, वो ऐसा तो है नहीं जितना पानी मृदा में, वो सारा पानी जो है वो पौधों को उपलब्ध होगा। तो ऐसा समझना इसलिए आवश्यक है कि कौन-सा पानी है जो पौधों को उपलब्ध होगा, कौन-सा पानी है जो पानी पौधों को उपलब्ध नहीं होगा, कैसे उपलब्ध होगा, मृदा में जो पानी है वो कहाँ रहता है, मृदा में पानी कहाँ से आता है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जो फसल की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता सीधे इस संबंध पर निर्भर करती है। यानी कि जो क्रॉप ग्रोथ होती है, यील्ड होती है, क्वालिटी जो होती है, वो डायरेक्ट डिपेंड करती है ऑन दिस रिलेशनशिप, यानी कि इस रिलेशन पर सीधा उसको प्रभावित करती है, सीधा इस पर निर्भर डिपेंड करती है। जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य इस संबंध को संतुलित करना होता है। यानी जो हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इसी रिलेशनशिप को संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है। मृदा, पौधा, जल संबंध कृषि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि जो सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, यानी कि ये एग्रीकल्चर साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये था इसका सामान्य सा इंट्रोडक्शन, जिस पर कोई विशेष बात थी नहीं, जो नॉर्मल सी चीजें थी, जो आपको पता भी है पहले से कि जो कोई भी जो फसल होती है, भले वो पौधा हो, वो पानी और मृदा के बिना संभव नहीं है। मृदा तो आजकल क्या है, बिना मिट्टी के खेती भी हो रही है, तो मिट्टी के बिना, लेकिन इनके बीच क्या आपस में संबंध होता है। हम यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ यहाँ पे बिना मिट्टी वाली खेती, जल में जो खेती है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वाटर मैनेजमेंट होता है, इसमें पौधा, जल और जो मिट्टी होती है, इसमें क्या संबंध होते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो मृदा, पौधा और जल के बीच होने वाली जो पारस्परिक क्रियाओं को हम कहते हैं सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। यानी कि जो सोइल होती है, जो प्लांट होता है, जो वाटर होता है, इनके बीच में क्या संबंध है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में क्या पारस्परिक जो क्रियाएं होती है, क्या इनके बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कैसे जो मृदा में जल कहाँ पे रहता है, वो पौधों को कैसे ग्रहण होता है, कौन सा जल जो होता है वो पौधों के लिए उपलब्ध जो होता है, वो सब क्या कहलाता है, सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप कहा जाता है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। ये बताता है कि मृदा में जल कैसे रहता है, पौधे उसे कैसे लेते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। यानी कि ये हमें कौन बताता है कि जो सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, ये हमें ये बताता है कि जो पौधा, सॉरी, जो जल होता है वो मृदा में कैसे रहता है, उस जल को पौधे कैसे ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सब हमें ये बताता है। इसमें जल का संचलन यानी मूवमेंट, धारण यानी रिटेंशन और उपयोग शामिल होता है, यानी यूज भी इसमें शामिल होता है। सबसे पहले मूवमेंट की बात करेंगे। जो पौधा होता है, जड़ से लेकर, पौधे में जो जल होता है वो जड़ से लेकर पत्तियों तक कैसे मूवमेंट करता है, मृदा से जड़ों में कैसे प्रवेश करता है, उसको कैसे धारण करता है, उसका यूज कैसे करता है, इसमें ये सब बताया जाता है। ये संबंध सिंचाई, जल संरक्षण और फसल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल प्लांट वाटर सिस्टम की, यानी कि मुख्य घटकों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो घटक आता है वो आता है सॉइल यानी मृदा। मृदा वह माध्यम है जिसमें पौधे उगते हैं, जल संग्रहित रहता है, यानी कि जो मृदा होती है उसी में पौधा उगता है और उसी में जो जल होता है वो संग्रहित रहता है, यानी एकत्रित रहता है या इकट्ठा होता है। ये जल को धारण करने और पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। यानी कि ऐसा है तो है नहीं कि जैसे कोई पौधा है,
मान लो उसको आपको पानी पिलाना, तो डायरेक्ट आप उसको पानी डालोगे और वो तुरंत ऐसे पी लेगा जैसे कोई जानवर पीता है या हम पीते हैं वैसे पानी पी लेगा, ऐसा तो है नहीं। हम उसको जो मिट्टी होती है हम उसमें पानी डालते हैं, तो मिट्टी क्या करती है कई मतलब 2-4 दिन तक जितना हम उसमें पानी डालते हैं, उस हिसाब से क्या है वो गिली रहती है, नमी उसमें बनी रहती है, वो जो वाटर होता है उसको अपने अंदर संग्रहित करती है, जैसे-जैसे वो पौधे को आवश्यकता होती है और वैसे-वैसे वो मिट्टी से जल को ग्रहण करता रहता है। तो ये जल धारण करने और पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कौन करती है? मिट्टी करती है। दूसरा आता है प्लांट। प्लांट क्या है कि पौधे जल को जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं, यानी कि ऐसा है तो है नहीं, जो पौधे होते हैं पत्तियों पर जैसे हम पानी डालेंगे तो वो पत्तियों के अंदर चला जाएगा पानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जल होता है वो जड़ों के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है। जल का उपयोग जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। पोषक तत्व परिवहन, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, तो उन पोषक तत्वों को मिट्टी से तने पत्तियों तक पहुंचाने का काम भी जल ही करता है। वर्दी में भी होता है, यानी कि इसका जो उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में होता है, पोषक तत्व परिवहन, और जो वर्दी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके जल के उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है वाटर, यानी जल। जल जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मृदा में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। यानी कि जो वाटर होता है वो सभी हमारे लिए ही नहीं, वो सभी के लिए जीवन होता है, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये पौधे हो भले कोई जीव जंतु जो भी सजीव है उसमें सभी में ये लागू होता है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ सोइल इन सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी कि जो मृदा होती है उसका क्या रिलेशन है इसमें सोइल प्लांट वाटर में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर, यानी कि सोइल अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इसकी उपलब्धता होती है पानी की उपलब्धता को जो सोइल कैसे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आती है सोइल टेक्सचर, यानी कि मृदा की जो बनावट होती है वो इसे प्रभावित करती है। कैसे? कि जो मृदा बनावट जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है, कि जो रेतीली मिट्टी होती है वो जल जल्दी निकल जाता है, यानी कि रेतीली मिट्टी में क्या होते हैं कि जो कण होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो आप एक चीज नोटिस करना, कहीं पे यदि कोई बलुई मिट्टी है तो उसमें पानी डालना, वो तुरंत सोख लेगी, तुरंत वो मतलब 2-4 घंटे में वो वापस भी सूख जाएगी, इतना टाइम लगेगा ही नहीं। वहीं अगर आप चिकनी मिट्टी या जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी डालना, वो ना तो जल्दी से सोखेगी उसको और ना ही वो यदि सोख लिया तो वो कई दिनों तक गीली रहेगी, यानी कि वो पानी को जल्दी छोड़ती नहीं है। तो पानी ग्रहण करने की या जो क्षमता होती है वो किसमें ज्यादा हुई? चिकनी मिट्टी में ज्यादा हुई। किसमें कम हुई? तो वो हुई रेतीली मिट्टी में। तो इसमें जल्दी निकल जाता है, इसमें अधिक समय तक रहता है, यानी इसमें संग्रहित रहता है। दूसरा आता है सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि मृदा संरचना। तो अच्छी संरचना वाली मृदा के लिए में जल का संचलन बेहतर होता है, यानी कि इसका जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होनी है वो अच्छी होनी चाहिए। ढेलेदार संरचना जल धारण में सहायक होती है, यानी कि जो ढेलेदार जो स्ट्रक्चर होती है वो जल धारण करने में भी सहायक होती है। फिर आता है सोइल पोरोसिटी, यानी कि मृदा छिद्रता, जो मृदा रंध्र होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मृदा में छिद्रों की संख्या और आकार जल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो जल होता है वो मृदा छिद्रों में ही एकत्रित होता है, मृदा और वायु दोनों। तो ये तो उसको डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे कि कैसे जो बड़े छिद्र होंगे उनमें जल को जल्दी बाहर निकालते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो रेतीले रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें कणों का आकार बड़ा होता है, तो इसमें जो छिद्र होते हैं वो भी बड़े होते हैं। तो इसके कारण जो जल होता है वो जल्दी निकल जाता है। वहीं यदि अगर हम दूसरी बात करें कि चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी में क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि छोटे-छोटे कण होंगे तो आपके जो मिट्टी में जो जल है वो ज्यादा दिनों तक एकत्रित रहेगा, वो उसको जल्दी सोखेगी नहीं और वो ज्यादा जल्दी सूखेगी भी नहीं। छोटे छिद्र जल को रोक कर रखते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आता है सोइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, ये मृदा की संरचना को भी सुधारता है, यानी कि ये क्या करता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं और इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर होती है सोइल स्ट्रक्चर उसको भी इम्प्रूव करते हैं। फिर आता है मृदा की गहराई, यानी कि सोइल डेप्थ की बात करते हैं। तो गहरी मृदा में जल अधिक मात्रा में संग्रहित होता है और उथली मृदा में जल की उपलब्धता जो होती है वो कम होती है। फिर आता है मृदा पारगम्यता, यानी कि ये मृदा में जल के प्रवेश और संचलन की गति को दर्शाता है। अधिक पारगम्यता में जल जो होता है वो जल्दी नीचे चला जाता है, यानी पारगम्यता का मतलब ये है कि मूवमेंट को दर्शाता है।
तो जल्दी जो जल के प्रवेश और संचलन की गति को दर्शाता है। तो यदि अधिक पारगम्य जो मिट्टी होगी, तो जल जो है वो नीचे के संस्तरों में चला जाएगा, वो पौधों को तो उपलब्ध होगा नहीं। और फिर आता है सॉइल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान। तापमान जल के वाष्पीकरण और अवशोषण को प्रभावित करता है, यानी कि जल का वाष्पीकरण होना, यदि धूप है वो तेज होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, उसका जो अवशोषण होगा वो कम होगा। और फिर आता है लवणता। लवणता भी एक ना एक कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। अधिक लवणता पौधों के लिए जल उपलब्धता को कम करती है, यानी यदि लवणीय मिट्टी ज्यादा है तो वो वहां पे जल की उपलब्धता कम हो जाती है। यहाँ पे हमने बात की थी सोइल की। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्लांट की यानी पौधे की, फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ वाटर की। तो तीनों की हम अलग अलग बात करेंगे यानी अलग अलग पढ़ेंगे। वहां पे आपके एक साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि रोल ऑफ वाटर बताइए, रोल ऑफ प्लांट बताइए, या तीनों को एक साथ भी पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, फिर उसको कैसे पूछा गया उस हिसाब से आपको आंसर करके आना है। लेकिन इस क्लास से आपके क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, यानी 100% इस क्लास से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं रोल ऑफ प्लांट इन सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो वही बात हम इसके प्लांट फैक्टर पढ़ते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं वाटर यूज में। तो सबसे पहले आता है रूट सिस्टम यानी जड़ प्रणाली। गहरी और विस्तृत जड़ अधिक जल को अवशोषित करती है, नहीं जितनी गहरी जड़ें होंगी, जितनी विस्तृत जड़ें होंगी, बड़ी जड़ें होंगी, वो उतना ही जल अवशोषित करेगी। उथली जड़ें कम जल ले पाती है, यानी कि जितनी भी जो ऊपर जो छोटी जड़ें होती है वो कम पानी को अवशोषित कर पाती है। पत्ती क्षेत्रफल यानी कि जो लीफ एरिया होता है वो भी इस पर निर्भर करता है, यानी कि अधिक पत्ती, जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना ही उसमें वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, और जितना वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा उतना ही वो जल को अवशोषित करेगी, यानी कि जल की आवश्यकता ज्यादा चाहिए। जितना जल जाएगा उतना जल वापस आएगा जड़ों के माध्यम से। तो जितना पत्ती का क्षेत्रफल बढ़ा उतना वाष्प उत्सर्जन ज्यादा, जितना वाष्प उत्सर्जन ज्यादा उतना जल का अवशोषण ज्यादा। फिर आता है फसल का प्रकार यानी कि क्रॉप टाइप। विभिन्न फसलों की जल आवश्यकता अलग अलग होती है, जैसे कि धान की बात करें, दूसरा गेहूं की, तीसरा बाजरे की। तो इनमें सभी में जो जल मांग होती है वो अलग अलग होती है, वो फसल पर निर्भर करता है, यानी कि कौन सी फसल आप बुआई कर रहे हैं या कौन सी पौधा है उस पर निर्भर करता है। ग्रोथ स्टेज यानी विकास अवस्था, ये सभी में पौधे में यानी कि जो अवस्था होती है, यानी कि जब वृद्धि कर रहा हो तब उसको ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, जब उसमें फ्रूटिंग हो रही है तब उसको ज्यादा आवश्यकता होगी। तो ये स्टेज भी इस पर निर्भर करती है। अंकुरण और फूल आने के समय जल की आवश्यकता अधिक होती है, यानी कि जब अंकुरण हो रहा हो तब नमी होनी चाहिए, जब पुष्पन हो रहा है यानी फ्लावरिंग हो रही तब उसमें जो जो जल होता है उसकी अधिक आवश्यकता होती है। और जब बीज वगैरह जो बनते हैं उस समय भी इसमें अच्छे जल की आवश्यकता होती है। फिर आता है रंध्र व्यवहार यानी कि जो रंध्र जल होते हैं वो हानि को नियंत्रित करते हैं। और फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ वाटर इन सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो हम उन्हीं फैक्टर की बात करते हैं जो इसको प्रभावित करता है। सबसे पहला आता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, यानी कि जल पोषक तत्वों को घोलकर पौधे तक पहुंचाता है, यानी कि जो जल होता है वो पोषक तत्वों को अपने अंदर घोलता है और उसको पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी परिवहन माध्यम। ये जल जड़ों से पत्तियों तक पोषक तत्वों को जाइलम के माध्यम से पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। फिर आता है तुर्गिडिटी यानी कि जो जल कोशिकाओं को ताजगी को प्रदान करता है, यानी कि उसको जो कोशिकाएं होती है उसको ताजगी प्रदान करता है। फिर आता है टेम्परेचर रेगुलेशन यानी तापमान का नियंत्रण करता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पौधों का तापमान जो होता है वो नियंत्रित किया जाता है। तो ये कॉमन टॉपिक है, यानी कि इसमें कोई वाटर मैनेजमेंट कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, या आपके लिए कोई नई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें जो आपने पहले से पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर वापस इसमें घुमा फिरा कर पूछा गया है, अलग अलग टॉपिक दिए गए। बाकी ये सब टॉपिक, वाटर क्या है, जल का क्या रोल होता है, पौधे में क्या रोल है, ये सब आपको नहीं आता तो आप एग्रीकल्चर लेना ही आपका बेकार है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ये सब पता होता है कि जो पौधा होता है उसका क्या योगदान होता है, जो उसको कितना पानी चाहिए, वो कैसे पानी को ग्रहण करता है। अब एग्रीकल्चर के बंदे को क्या यही पता नहीं होगा कि जो पौधा होता है वो जड़ से जो जो जल होता है या पोषक तत्व होता है वो जड़ से लेगा या पत्तियों से लेगा, कॉमन सी चीज है ये तो इसमें ज्यादा वैसे हार्ड नहीं है, कोई नई सब्जेक्ट ये है नहीं। और फिर आता है जर्मिनेशन यानी अंकुरण।
बीज के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। सीधी सी बात है, जो बीज होता है उसका अंकुरण के समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी जो बीज होता है वो अंकुरित हो पाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा। अब हम बात करते हैं मृदा पौधा जल का पारस्परिक संबंध फसलों वृद्धि को निर्धारित करता है, यानी कि कैसे करता है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉइंट आपके बैलेंस रिलेशनशिप, यानी संतुलित संबंध। उचित मृदा, पर्याप्त जल और स्वस्थ पौधे अच्छी उपज देते हैं, यानी कि जब मृदा अच्छी होगी, सोइल अच्छी होगी, उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, जो पौधे होते हैं वो भी स्वस्थ होंगे, तो ऑटोमेटिक जो फसल है वो अच्छी होगी, यानी उपज जो है वो ऑटोमेटिक अच्छी होगी। वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि जल उपलब्धता, यानी कि जो अवेलेबिलिटी होती है वाटर की वो कैसी होनी चाहिए। मृदा में जल की मात्रा फसल की वृद्धि को प्रभावित करती है। न्यूट्रिएंट्स अपटेक, यानी कि पोषक तत्व पर अवशोषण, जल की उपस्थिति में पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं उनको जल जो है वो घोल बनाता है, यानी विलायक के रूप में उनको घोलता है, ताकि वो पौधे होते हैं वो आसानी से उनको ग्रहण कर सके और जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा सके, कौन, जल। फिर आता है वायु संचार, यानी अधिक जल मृदा में ऑक्सीजन की कमी कर सकता है, यानी कि जब सीधी सी बात है, या तो जो रंध्र होते हैं मृदा में, जो रंध्र होते हैं, या तो उसमें 50% वायु होगी या 50% जल होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तो क्या है कि मेंटेन रहेगा। यदि वही हम बात करें कि जल है वो 80%, तो ऑटोमेटिक वहां पे वायु की कमी हो जाएगी, यानी कि जो यदि जल ज्यादा होगा तो रंध्र तो भर गई, रंध्र तो है नहीं कि पानी भी आ जाए जल भी आ जाए हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो जब ये रंध्र है इसमें यदि हम पानी भर देंगे तो हवा कहाँ से आएगी, यदि हवा भर देंगे तो पानी कहाँ से आएगा, तो इनके बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है फसल उत्पादन, सही संतुलन से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं जल विभव और जल का संचलन, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, वाटर पोटेंशियल की हम बात करते हैं, जल विभव की। तो जल विभव क्या होता है कि जल विभव वह क्षमता होती है, वह एबिलिटी होती है जिसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी कि जल जो होता है उसको जाना है पत्तियों तक, तो जल पत्तियों में तो डायरेक्ट जाता नहीं, वो आएगा पौधे की जड़ों में, जड़ों के माध्यम से, मृदा के माध्यम से जड़ों में जाएगा, जड़ों से भी फिर वो पत्तियों तक जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहलाता है। जल उपलब्ध हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, जब जो जल होता है उच्च विभव, यानी कि जब मिट्टी का जो विभव होगा, जल विभव होगा वो ज्यादा होगा, और पौधे में जो जल विभव होगा वो कम होगा, तो ऑटोमेटिक मृदा से पौधे में जल का प्रवेश होगा। और फिर हम बात करते हैं इसके जल विभव के प्रकार, यानी ऐसे समझे कि जब मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो, और पौधे में पानी की मात्रा कम होगी, तो ऑटोमेटिक जो मिट्टी से जो पानी है वो पौधे में चला जाएगा। और फिर इसके प्रकारों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव क्या होता है कि जल नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण चलता है। फिर आता है मेट्रिक विभव। मेट्रिक विभव क्या होता है, मृदा कणों द्वारा जल को आकर्षित करने की शक्ति, यानी कि जो मृदा के जो कण होते हैं, वो जो मृदा के जो कण होते हैं वो जल को आकर्षित करते हैं, यानी कि उसको अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है परासरण विभव, यानी कि घुले हुए लवणों के कारण जल का संचलन होता है। दाब विभव, यानी दाब के कारण जल का जो दाब के कारण जल का संचलन होता है, मूवमेंट होता है या पोटेंशियल होता है। तो ये सब इसके प्रकार थे, यानी कि कितने प्रकार थे, लगभग चार। पहला था दाब, चौथा था दाब प्रभाव, परासरण विभव, मेट्रिक विभव, और इसके साथ ही था गुरुत्वीय विभव, यानी कि चार इसके प्रकार थे। फिर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जल का संचलन। जल का संचलन सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा में, इन सोइल। तो जल मृदा में गुरुत्वाकर्षण, केशिकत्व और प्रसरण के में से चलता है, और पौधे में कैसे चलता है, जल जड़ों से जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है, और जो भोजन होता है, जो पोषक सॉरी जो भोजन होते हैं वो जाते हैं फ्लोएम के माध्यम से, और जल जो होता है वो जाता है जाइलम के माध्यम से। पौधे में कैसे जल जाता है, तो सबसे पहले सोइल में पानी आता है, सोइल से फिर वो जड़ों में जाता है, जड़ों से फिर वो स्टेम यानी तने में प्रवेश करता है, तने से फिर वो पत्तियों में जाता है, पत्तियों से फिर वो एटमॉस्फेयर यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में जाता है। तो ये इसका जो पैटर्न होता है जल का, कैसे वो पौधों में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसकी श्रृंखला होती है, या एक प्रकार से कहें कि इसके स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो जल होता है वो मृदा में जाता है, फिर जड़ों में जाता है, फिर तने में, पत्तियों में, फिर पत्तियों से
एटमॉस्फेयर में जाता है। जल इस मार्ग से होकर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। फिर हम बात करते हैं मृदा नमी स्थिरांक। मृदा नमी स्थिरांक में सबसे पहला आता है फील्ड कैपेसिटी, यानी कि क्षेत्र क्षमता की हम बात करते हैं। वर्षा या सिंचाई के बाद जब अतिरिक्त जल निकल जाता है और मृदा में जल स्थिर रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्षेत्र क्षमता। यानी कि वर्षा के बाद क्या होता है या सिंचाई के बाद क्या होता है कि जो जल होता है वो अतिरिक्त जल निकल जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे ही वर्षा होगी तो तुरंत वर्षा होते ही पानी बहने नहीं लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि यदि वर्षा रेगुलर होती है, यानी थोड़ी देर ज्यादा होती है, तो पानी जो होता है वो मृदा की सतह पर बहने लगता है। यानी कि मृदा में जल का स्तर रहता है। जो जल मृदा ग्रहण कर सकती थी उतना उसने ग्रहण किया, फिर वो आगे बहता है, यानी दूसरी जगह निकल जाता है। तो ये होती है क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। ये पौधों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति होती है। फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी स्थायी मुरझान बिंदु। जब पौधे जल की कमी से स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं, यानी कि फिर वो वापस ठीक नहीं हो पाते, यानी इस स्थिति में पौधे पुनः ठीक नहीं हो पाते, वो स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं क्योंकि उनको लंबे समय तक पौधे की जो पानी होता है उसकी उपलब्धता नहीं होती। एक होता है अस्थायी, यानी कि जैसे ही पानी की वापस उपलब्धता होती है वैसे ही वापस वो हरे भरे हो जाते हैं या अपनी जो वृद्धि होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है अवेलेबल वाटर, यानी कि उपलब्ध जल। फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो जल होता है वो होता है उपलब्ध जल। यही जल पौधों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी होती है, यानी ऊपर जो पानी बह रहा होता है उसके अलावा, और जो विल्टिंग पॉइंट होता है उसके जो बीच का जो जल होता है वो पौधों को प्राप्त होता है। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक जल, यानी कि ये जल मृदा कणों से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। और गुरुत्वीय जल जो होता है ये जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे के संस्तरों में चला जाता है और पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो पौधे के लिए उपयोगी कौन सा जल हुआ? पौधों के लिए उपयोगी जल हुआ कि जो फील्ड कैपेसिटी और जो विल्टिंग पॉइंट के जो बीच का जो जल होता है वो पौधों के लिए उपलब्ध होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो उपलब्ध जल होता है वो कौन सा होता है। यानी कि आपसे वहां पे लिख दिया अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर वहां पे आप क्या क्या लिख के आओगे पेपर में? आपको ऐसे लिख के आना है अवेलेबल वाटर वो पानी होता है जो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो जल होता है उसे हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। और ये पौधों को आसानी से प्राप्त होता है या ये पौधों के लिए उपयोगी जल होता है। ये आपको वहां पे लिखाना है, डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो। फिर आपसे यदि हाइग्रोस्कोपिक जल या जो गुरुत्वाकर्षण ये जो जल होते हैं ये सब आपसे पूछे जाए, ज्यादा आपके चांस है यदि परिभाषा आपसे पूछी जाएगी या तो गुरुत्वीय जल की पूछी जाएगी या फिर आपके पूछी जाएगी जो अवेलेबल वाटर है उसकी पूछी जाएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आज का हमारा प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक था। सब्जेक्ट थी वाटर मैनेजमेंट, टॉपिक था आपके सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी कि इसके बीच में संबंध क्या है उस पर हमने चर्चा की। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वाटर मैनेजमेंट कोई नई सब्जेक्ट नहीं है, या आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि उसी को बढ़ा चढ़ाकर आपके नए नए टॉपिक बनाकर दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कोई भी नई चीज इसमें आई नहीं है अभी तक, तो आगे आए तो हम उसको भी पढ़ लेंगे या समझ लेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।